गेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी एक्साइज एक्ट। देखिए एक्साइज का मतलब क्या है, पहले हमें एक्साइज का मतलब जानना है। एक्साइज का मतलब है यानी कि आपका टैरिफ लगाना, यानी कि टैक्स लगाना। कोई भी चीज आपका मैन्युफैक्चर हो, कोई भी चीज आपकी अगर मैन्युफैक्चर होती है यानी कि बनती है, ठीक है, तो उस पर आपका टैक्स लगाते हैं। जैसे मान लो ये इंडिया है, पहले आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझिए। इंडिया में मान लीजिए मेरे शर्ट बनाने का काम है, तो शर्ट मैंने बनाई, ठीक है, तो इसे बनाने पे मुझे आपका सरकार को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। पर अब क्या है, अब इसमें थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। अब जैसे कि पहली बात तो जब से जीएसटी आया है तो आपका एक्साइज अब खत्म हो चुका है, बट कुछ चीज़ों में आपका एक्साइज लगता है, ठीक है। जैसे फ्यूल और आपका अल्कोहल, ठीक है। फ्यूल और अल्कोहल अगर आपने देखा हो तो दिल्ली में और दिल्ली में, यूपी में और एमपी में, इन जहाँ पर फ्यूल के रेट अलग होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो फ्यूल और अल्कोहल पे अपना टैक्स बढ़ा चढ़ा सकती है। अब एक्साइज जब से जीएसटी आया तब से आपका एक्साइज का सिर्फ काम रह गया फ्यूल पे लगना और अल्कोहल में रखना, और इससे रिलेटेड जितना भी पैसा होता है वो अब कौन कलेक्ट करता है? आपका बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, हर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अगर हम एमपी एक्साइज एक्ट की बात करें तो अब एमपी एक्साइज एक्ट आपका सिंपली दो चीजों के बारे में ही बात करेगा। आपका एक तो बात करेगा फ्यूल से रिलेटेड, ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस से रिलेटेड जैसे ओपियम, ठीक है, और आपका तीसरा बात करेगा आपका अल्कोहल। तो ये दो तीन ही चीजें हमें तीनों ही चीजों से इर्द गिर्द पढ़ना है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए सामान बना, कुछ बना, वो चीज पे तो अब एक्साइज एक्ट लगता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके आपका मैन्युफैक्चर, बेचना, खरीदना, इन सब के ऊपर लगता है। तो पहले हमें ये करना है। अगर इससे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आपका ये एक्ट नंबर 2 था, 1915 में आया था। ये 1915 में आया था, तो यानी कि आज़ादी से पहले आया था। इन्फोर्समेंट डेट जो थी इसकी आपकी थी 1/1/1959, यानी कि जो आपका इन्फोर्स हुआ था वो ये हुआ था 1959 में हुआ था, ठीक है। आपका इसमें चैप्टर्स 9 है और शेड्यूल 2 है, और लेटेस्ट अमेंडमेंट इसमें 14 सितंबर 2021 में हुई थी। तो ये हमने चीजें जान ली। अब एक बार इसका प्रेम्बल के बारे में जान ले। कंसोलिडेट, इकट्ठे करना, एंड अमेंड, सबको। एक्साइज लॉ इन द एमपी, जितने भी एक्साइज लॉ है सबको एक साथ कंसोलिडेट करना है। एमपी एक्साइज लॉ का एक्ट का पहला मोटिव ये है। तो एमपी मध्य प्रदेश रिलेटिंग टू द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि देखो हमने दो चीजें बात करी, फ्यूल और इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस या अल्कोहल, ये दो चीजें मान लो आप ऐसे, ठीक है। इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑब्वियस बात है यहाँ इंपोर्ट का मतलब क्या, लाना। कहाँ पर लाना है? ऑब्वियस बात है स्टेट में लाना, ठीक है, स्टेट में लाना। और एक्सपोर्ट मतलब स्टेट से जाना, ये स्टेट से गया, ये स्टेट में आया, इसी स्टेट में। और ये स्टेट कौन सी बात हो रही है? आपका एमपी की स्टेट की बात हो रही है। और एमपी के 52 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 डिविजन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो 52 डिस्ट्रिक्ट और 10 डिवीजन में आपने लेकर आए, ठीक है। मान लो ये राजस्थान का बॉर्डर है, ये गुजरात का बॉर्डर है, यहाँ से मैं कुछ चीज लेकर आया तो ये इंपोर्ट मानी जाएगी। यहाँ इंडिया के इंपोर्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिर आपका दूसरा चीज डील करेगी इंडिया के इंपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट मतलब यानी कि इंटरस्टेट का। अभी इनकी सबकी डेफिनेशन बननी है। मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग एंड लिकर ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स वेयर एज द प्रीवियस सेंशन ऑफ गवर्नर जनरल। आपका प्रीवियस सेंशन लेनी पड़ेगी गवर्नर जनरल की, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल वाली बात क्यों? क्योंकि 1915 की बात है, तो इसलिए रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें इन चीजों से रिलेटेड डील करनी है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, इन सब की बात करनी है। अब बात कर लेते हैं आपका एमपी एक्साइज एक्ट। दिस में बी कॉल्ड, आपका मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट कहा जाता है। 1915 में आता है। इन्फोर्समेंट डेट इसकी 1959 है, ठीक है। 1/1/1959 है, 1/1/1959। इट इसको आपका होल ऑफ मध्य प्रदेश में लगता है, ये एंटायर मध्य प्रदेश में लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका लोकल एक्ट है, तो सिर्फ मध्य प्रदेश की ही यहाँ बात हो रही है। डेफिनेशन की बात करें तो बियर क्या है? जो माल्ट से बनती है, ठीक है। माल्ट जो होता है, बॉटल का मतलब यहाँ पर जार, फ्लास्क का बताया गया। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन होते हैं? जो अथॉरिटी जिसको स्टेट बनाएगी, गवर्नमेंट टू बी चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, मतलब स्टेट किसी को भी आपका चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी बनाएगी, फिर वही आपका एक्साइज कंट्रोल करेगी। तो यहाँ क्या लिखा है? मीन्स द अथॉरिटी डिक्लेयर बाय द स्टेट, एक ऐसी अथॉरिटी जो डिक्लेयर करेगी बाय द स्टेट। स्टेट कौन सी? एमपी स्टेट, ठीक है। टू बी ए चीफ रेवेन्यू ऑफ अथॉरिटी, किसी को भी चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी बनाएगी। तो ये इनका बनाने का कौन कौन डिक्लेयर करने का काम किसका है? एमपी का है। अब कॉमन ड्रिंकिंग हाउस कौन से होते हैं? देखिए ये वहां पर जहां पर आपने कहा बारशाला टाइप्स होते हैं ना, वैसे
means a place where the drinking of liquor is allowed to for a profit or gain of a person owing, occupying, using, keep और having। यानी कि ऐसी जगह पे एक कॉमन प्लेस में लोग बैठ के अपना दारू वारू पी रहे हैं, ठीक है, उस जगह को हम कॉमन ड्रिंकिंग हाउस कहा जाएगा, जहां पर आपका प्रॉफिट हो, ठीक है, जहां पर लोग अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, मतलब आज जो जिस आदमी ने वहां पर वो खोल रखा है, ठीक है, जैसे मान लो मैं एक आपका ये खोल रखा है कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, तो इसमें जो मैं हूं यहाँ पर क्या है, लोगों को दारू पीने दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मीन्स अ प्लेस वेयर द ड्रिंकिंग ऑफ लिकर इज अलाउड, यहाँ पर अलाउड है, यानी कि कहाँ से अलाउड है, इससे चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी से अलाउड है, और गेन पर्सन ओइंग, ऑक्यूपाइंग, यूजिंग, कीप और हैविंग केयर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल सच प्लेस वेयर बाय द चार्ज ऑफ द यूज ऑफ द हाउस फॉर द ड्रिंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड अदरवाइज हाउस वेवर, मतलब यानी कि ऐसी जगह बादशाला टाइप जहाँ पर दारू पीना अलाउड है। अब देखिए इसमें जो ये डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनेचर्ड क्या होता है? डेनेचर्ड मतलब है रेंडर अनफिट, यानी कि कच्ची शराब। इसका मतलब क्या है कि आपका रेंडर अनफिट फॉर ह्यूमन, ऐसी चीजें जो अनफिट फॉर ह्यूमन है, यानी कि ऐसी शराब है, कच्ची शराब की बात करी गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सेसिबल आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जो जिनसे ये डील करता है। अल्कोहलिक, ऐसा अल्कोहल जो आपका ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही है, और हमने इससे उल्टा पढ़ा था, उलट पढ़ा था हमने कि डेनेचर पढ़ा था, ठीक है, ये डेनेचर पढ़ा था, यहाँ पर डेनेचर की बात नहीं हो रहा क्योंकि डेनेचर तो बैन है, डेनेचर की बात यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आपका अल्कोहल की बात हो रही है, लिकर अल्कोहल जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक है, जैसे शिवाज हो गई, आपका ये सारी दारू हो गई वो। एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड जैसे ओपियम, ठीक है, ओपियम जो होती है, ओपियम ये लो आ गई वही बात, पॉपी स्ट्रॉ आपका ऐसा होता है, उसके अंदर से आप हमारी नार्कोटिक वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसमें बताया गया, तो यहाँ पर भी यही बताया गया कि जो पॉपियम डिफाइन जो है आपका नार्कोटिक ड्रग्स में उसमें, क्योंकि हमने एनडीपीएस एक्ट में भी पढ़ा था कि कहीं जगह पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ओपियम से रिलेटेड, ओपियम की बात हो रही है, ड्रग्स की बात नहीं हो रही है, ओपियम और पॉपी यानी कि अफीम, ओपियम मतलब अफीम, अफीम पे वहां पर उन्हें पावर होती है। जैसे आपने मिर्जापुर 2 देखी होगी, वहां पर क्या है कि जो मुन्ना भैया को जो खेत अलॉट करने के लिए बोलते हैं उनके सीएम ससुर, वो कहते हैं इन्हें खेत अलॉट कर दो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी चलेगी, ठीक है, तो वो चीज आपकी, तो यहाँ पर स्टेट को भी कहीं की जगह आपका पावर है, तो कंफ्यूज मत होना कि ओपीएम में आपका सही जगह स्टेट में पावर है, एनडीपीएस एक्ट में भी लिखी हुई बात। 6 से बात करता है एक्साइज ड्यूटी कंट्रीब्यूशन। देखिए एक्साइज ड्यूटी क्या है, मींस एनी सच एक्साइज ड्यूटी जो आपका 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, एंट्री 51 में, ठीक है, तो अब वहां पर ये सिंपल सी बात है, जीएसटी के बाद तो आपका सिर्फ 2 चीजों पे रह गया। एक्साइज ऑफिसर कौन होगा? मींस अ कलेक्टर ऑफ एनी ऑफिसर अदर देन दी अपॉइंटमेंट और टू इन्वेस्ट, जो आपका सेक्शन 7 में बताया गया वो एक्साइजेबल होगा, एक्साइज ऑफिसर होगा, ठीक है। एक्साइज रेवेन्यू कौन होगा? ड्राइव फ्रॉम एनी ड्यूटी फॉर टैक्स फी एंड पेनल्टी। देखिए इसमें एक्साइज रेवेन्यू का मतलब है कोई भी एनी ड्यूटी, ठीक है, आपका फी, जैसे आपने शराब की बोतल देखी तो उसमें लिखा होता है कि इतने लगे, इतनी एक्साइज की चीज लगी, ऐसी पेनल्टी लगी, पेमेंट लगी, ये चीज, पर अगर कोर्ट ने कोई फाइन लगाया वो चीज को नहीं माना जाएगा, कोई कन्फिगरेशन है वो चीज को माना जाएगा आपका अदर देन, यहाँ पर लिखा है कोर्ट ने कोई फाइन लगाया वो चीज को एक्साइज रेवेन्यू में फाइन नहीं माना जाएगा। बाकी कोई ड्यूटी लग रही है, टैक्स लग रहा है, ड्यूटी मतलब टैक्स समझिए, ये चीज को माना जाएगा। अब यहाँ एक्सपोर्ट की बात करिए तो टेक आउट, यानी कि ये एमपी स्टेट है, ठीक है, 52 स्टेट्स एंड 10 डिविजन्स की बात हुई है, ठीक है, इसमें कोई एक्स आउट करता है, यहाँ से कोई चीज लेके जाता है तो वो एक्सपोर्ट बोला जाएगा, इसके अंदर कोई लेकर आ रहा है वो इम्पोर्ट बोला जाएगा, पर यहाँ स्टेट की बात हो रही है, सिर्फ स्टेट की, ठीक है, यहाँ कंट्री की बात नहीं हो रही है। इंटॉक्सिकेंट मींस एनी लिकर और इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स, इसका मतलब है कि अब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का मतलब क्या है? देखिए कैनबिस की बात कर रहा है, कैनबिस का मतलब आपका भांग, जो आपने देखिए भांग जो है वो एनडीपीएस एक्ट में नहीं आती, हमने पहले भी पढ़ा था, जो भांग है वो एनडीपीएस एक्ट में नहीं आती, भांग जो है वो आपका किस में आती है? एक्साइज एक्ट में आती है, तो भांग जो हमारे यहाँ लीगल है, ठीक है, बट इसकी कंट्रोलेशन तो होगी ना, कि लोग तो कुछ भी कर देंगे, तो इसके बनाने खरीदने में कोई गंदी भांग ना बना के पिला रहा हो ऐसी चीज पे, तो यहाँ पर क्या स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हो गए, जैसे कैनबिस हो गया, इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म ऑफ नॉस ऑफ भांग एंड सिंथ एंड गांजा, जो भी गांजा है, ठीक है, वो चीज की बात यहाँ कर रहा है, पर यहाँ पर आप देखेंगे चरस की बात नहीं करी गई, हालांकि कैनबिस से ही आपका चरस भी बनती है, ठीक है, जो चरस जो होती है वो उसका फ्रूट होता है कैनबिस प्लांट का, ठीक है, फ्रूट या फ्लावर बोलते हैं, पर चरस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ चरस इसलिए नहीं है क्योंकि चरस जो है वो एनडीपीएस एक्ट में है, ठीक है। देखिए ये कैनबिस का पौधा है, इसके जो इसकी जो पत्तियां होती है उसे तो भांग में है, तो भांग की जो पत्तियां हैं वो तो आपका एक्साइज एक्ट में आ गई, जो इसकी फ्रूट होगा वो चरस है, तो चरस जो है यानी कि एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, एक ये लीफ है, तो लीफ तो भांग में आ गई एक्साइज एक्ट में, और जो चरस आ गई
वो आपके आगे एनडीपीएस एक्ट में, तो ऐसे समझिए। तो यहाँ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में क्या बात करी गई है, आपका कैनबिस का प्लांट जो भांग, सिंथ और गांजे से है, ठीक है। गांजा भी क्या होता है आपका, उसी से रिलेटेड, कैनबिस प्लांट से रिलेटेड होता है। एनी मिक्सचर, कोई मिक्सचर है कि जो आप कोई इसमें ड्रिंक करके मिला के पी रहे हैं वो चीज, पर ये आपका एनडीपीएस एक्ट में जो आते हैं उनसे हटकर होने चाहिए, जैसे हीरोइन व्रोइन नहीं होनी चाहिए, फिर वो उसमें आ जाएंगी, ठीक है। इन्हीं मिक्सचर्स की बात हो रही है। इंटॉक्सिकेटिंग नार्कोटिक सब्सटेंस विच द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन डिक्लेयर, यानी कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है वो ही नोटिफिकेशन में आएगा। जो अगर मान लो ये स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने बोल रखा है कि आपका ओपीएम ये वो सब कुछ है, ठीक है, तो यही वाली आएंगी, और इससे बाहर जो होंगी वो एनडीपीएस एक्ट में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी चीज इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस है, वो आपका ये बताएगी, क्या नाम है आपका, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। जैसे आपको एक हिंट से बताता हूँ कि जैसे मान लो जो हमने डेंचर्ड पढ़े थे, डेंचर्ड पढ़ी थी, डेंचर्ड पढ़ा था हमने, वो आपका इंटॉक्सिकेटिंग में आ सकता नहीं आ सकता, अगर स्टेट गवर्नमेंट डालेगी तो आ सकता है, ठीक है। लिकर का मतलब यहाँ क्या बताया गया, लिकर का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर इंक्लूडिंग स्पिरिट, स्पिरिट्स ऑफ वाइन एंड मतलब, यानी कि जो भी आपका टान, बियर, ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग, बियर भी ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कंटेनिंग अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल होता है, चाहे कितनी भी मात्रा को, 5% हो, 8% हो, वो सब लिकर में आएगा, ठीक है। जो ये ऐसे बताएंगे जिसमें लिकर है, ठीक है। मे बाय द नोटिफिकेशन डिक्लेयर बाय द पर्पस ऑफ द स्टेट, और यहाँ पर क्या बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि ये चीज लिकर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि लिकर है या नहीं है। तो मैन्युफैक्चर का मतलब है वेदर नेचुरल या आर्टिफिशियल, या तो आपने नेचुरली बनाया, जैसे ओपीएम, ओपीएम हो गया तो आपने यहाँ पर नेचुरली बनाया, क्या करा, जैसे मान लो कोई अल्कोहल है, ठीक है, कोई शराब है, कच्ची शराब है, पर जो फिट है पीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उसे शराब को खुद आपने घर में बनाया, तो यहाँ पे नेचुरल तरीका हो गया, बाद में आपने उसमें केमिकल वेमिकल्स डाले तो आर्टिफिशियल तरीका हो गया, ठीक है। तो चाहे वो हो चाहे कोई नेचुरली तरीके से बनाओ या आर्टिफिशियल, तो मैन्युफैक्चर में दोनों चीजें, नेचुरली बनाओ, आर्टिफिशियल चीज बनाओ, आपका सब आ जाए, सब तरीके से रेटिफिकेशन, फ्लेवरिंग, या तो आपने ब्लेंड करो लिक्विड में कुछ, मान लो कोई लिकर है उसके अंदर आप बस फ्लेवर डालने का काम करते हो, तो भी आपको एक्साइज एक्ट के तहत वो देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं शराब बनाता हूँ, मैं शराब में क्या करता हूँ, जो रेड लेवल की आती है, पता नहीं आती है नहीं आती, रेड लेवल की जो आती है उसमें है ना मैं फ्लेवर डालता हूँ, ठीक है, या उसमें कोई फ्लेवरिंग का काम करता हूँ, तो क्या मेरे पे भी एक्साइज एक्ट लगेगा? आंसर इज यस, मेरे पे भी लगेगा, रेड लेवल वालों पे भी लगेगा क्योंकि उन्हें शराब बनाई, मेरे पास काम था उसमें फ्लेवर डालने का, तो मेरे पे भी लगेगा। अब देखिए प्लेस का मतलब यहाँ पर वही बताया हुआ, हाउस बिल्डिंग, यही सब बताया गया, ठीक है। सेल्स का मतलब यहाँ पर कहा गया कैसे भी तरीके से आपने बेचा हो, ट्रांसफर कराओ, ठीक है, एक बंदे ने दूसरे को दिया हो, चाहे चेक के थ्रू दिया हो, कुछ भी दिया हो, सब माना जाएगा, बट यहाँ पर गिफ्ट नहीं माना जाएगा, अगर आपने एक दूसरे को गिफ्ट करा है, ठीक है, वो चीज में नहीं माना जाएगा, ठीक है, सेल में आपका गिफ्ट नहीं आएगा। स्पिरिट का मतलब यहाँ लिक्विड कंटेनिंग डिसेंट्रलाइजेशन, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उबालने का तरीका होता है इनका अलग अलग तरीके से, उसमें कच्ची फिर नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली शराब रह जाती है उसी को बनाया जाता है। टारी की बात करिए, टारी का मतलब होता है 18 में टारी की बात करिए, अनफर्मेंटेड जूस, जो एनी काइंड ऑफ प्लम ट्री, जो पाम ट्री से निकलता है, ये भी शराब होती है, गुजरात साइड ज्यादा मिलती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या है 19 में बताया गया, ट्रांसपोर्ट मींस यानी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द स्टेट, यानी कि कौन सी स्टेट, एमपी, 52 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 डिवीजन के अंदर जो चल रहा है वहीं पर उसके बीच में ट्रांसपोर्ट का है। मान लो यहाँ ट्रांसपोर्ट, मैं यहाँ पर एक्साइज एक्ट में जो ट्रांसपोर्ट का मतलब है, यानी कि जबलपुर से आपका इंदौर लेकर गया, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है। अब फोर्थ बात कर रहा है, फोर्थ में आपका जो अमेंडमेंट हुई थी 14 सितंबर 2021 में, तो यहाँ पर हेरिटेज लिकर को भी ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी अ कंट्री लिकर, यानी कि आपका यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बताएगी कि किस चीज को कंट्री लिकर बोला जाएगा, किस चीज को फॉरेन लिकर बोला जाएगा, ठीक है, मतलब देसी शराब फॉरेन लिकर बोला जाएगा, और हेरिटेज लिकर बोला जाएगा। हेरिटेज लिकर मेरे हिसाब से वो होती हैं जो पुरानी हो गई हैं काफी, जो क्योंकि जितनी पुरानी होती है उतना फायदा होता है। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि एक तरह से हेरिटेज लिकर भी आएगा, हेरिटेज लिकर इसमें मेंशन नहीं है, बट आपका ये 14 सितंबर 2021 के अमेंडमेंट में हेरिटेज लिकर भी इंक्लूड कर दिया गया। अब फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल, रिटेल और होलसेल, देखिए आप अपनी दुकान, एक दुकान पे जाते हो लाला की दुकान पे, तो आप ये क्या कर रहे हो, रिटेलर से ले रहे हो, ठीक है, यानी कि एक प्रोडक्ट ही लेकर आ रहे हो, एक ही सामान लेकर आ रहे हो। और रिटेल के बाद जो होलसेलर क्या होता है, जिसके पास आप वो मास मास तरीके से, मतलब एक एक लॉट, मतलब पूरा लॉट का लॉट उठाना पड़ता है, 100 पीस 200 पीस जो भी उसको होते हैं, तो होलसेल है। इनके होलसेल के रिटेलर के प्राइस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और उसमें फिर हमें एमआरपी देना पड़ता है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन डिक्लेयर विद रिस्पेक्ट टू ईदर होल और स्टेट ऑफ एनी स्पेसिफिक एरिया। अब यहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, क्या पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी जगह को नोटिफाई कर देगी, डिक्लेयर कर देगी, होल
होल या तो पूरे इसमें या स्पेसिफाइड में कि एज रिगार्ड द परचेज जनरली और आरटी स्पेसिफिक, मतलब जितने भी आपके टैक्स होंगे उन, या तो देखो मान लो जबलपुर में आपका जो एमपी है, जबलपुर स्टेट में आपका बता देगी कि यहाँ पर 300 रुपए है, ठीक है, रिटेल या होलसेल का प्राइस, और यहाँ पर क्या है कुछ भी बता देगी। तो यहाँ पर जितने भी होंगे उन चीजों की इन क्वांटिटी कुछ भी करना है, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग भी कर सकती है। सिक्स में कह रहा है कि इसमें जो आपका इंडियन टैरिफ एक्ट है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, बाकी इसके क्लॉज आपका टैरिफ एक्ट में नहीं लगेंगे। नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द, मतलब जो इसके कंटेन इन दिस एक्ट, जो भी इसमें सेक्शंस हैं, जो भी इसमें चैप्टर्स है 69 सेक्शंस जो है वो इफेक्ट नहीं करेंगे इंडियन टैरिफ एक्ट को, ठीक है। इंडियन टैरिफ एक्ट अलग से यूज होगा और कंटेनमेंट एक्ट अलग से होगा, यानी कि सिंपल सी बात समझो 69 एक्ट, 69 जितने भी सेक्शंस हैं वो इफेक्ट नहीं करेंगे इंडियन टैरिफ एक्ट को। एमपी के जो एमपी एक्साइज एक्ट के जितने 69 सेक्शंस है वो इफेक्ट नहीं करेंगे, असर नहीं डालेंगे इंडियन टैरिफ एक्ट पे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।